बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो लाहौर में आज अफसोसनाक एक वाक़या हुआ है, धमाका हुआ है जिसमें बहुत कीमती जानें चली गई हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, मैं उसकी मज़म्मत करती हूँ और जो शुहदा हैं उनके लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार करती हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला ज़ख्मियों को जल्दी सेहतयाब करे। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत तकलीफ़ हुई है सुनकर, और मुझे ये भी पता चला है कि उसमें बहुत सारे पुलिस एहलकार जो हैं वो प्लीज़ एक सेकंड और उसमें बहुत सारे जो पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो शहीद हुए हैं। मैं उन शुहदा को, पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस के नौजवानों को जो वहाँ अपने जिम्मेदारियाँ फ़र्ज़ अदा करते हुए शहीद हो गए हैं, मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम और कौम को उन पर फ़ख्र है। पुलिस के जो ड्यूटी अदा करते अपने फ़राइज़ के दौरान जो एहलकार शहीद होते हैं, उनको वो इज़्ज़त और मकाम नहीं मिलता, उनको जाँ बहक कहा जाता है। वो कौम के शुहदा हैं, कौम के बेटे हैं, उनको वही स्टेट फ्यूनरल्स मिलने चाहिए जिसके वो हकदार हैं। उनकी कुर्बानियों को भी उतना ही हाईलाइट किया जाना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। वो अनसंग हीरोज़ होते हैं। मैं पाकिस्तान की पुलिस को, लाहौर की पुलिस को, जिन्होंने आज अपनी जानें दी हैं, ज़ख्मी हुए हैं, अपनी ड्यूटी अदा करते हुए, उन सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ और कौम से ये अपील करती हूँ कि उनकी कुर्बानियों को सराहें, उनकी कुर्बानियों को जो है वो हाईलाइट करें। वो भी कौम के बेटे हैं जो इस मिट्टी की हिफाजत के लिए शहीद हुए। अच्छा मैडम, कल मुलाकात हुई है आसिफ जरदारी साहब की परवेज़ इलाही से, उससे कबल बैकग्राउंड में जाए तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को एक्सेप्ट नहीं किया था, सिर्फ ये कह के कि उनकी बेनज़ीर बिल्कुल इधर में जो अपनी बात वकील थे, लेकिन परवेज़ इलाही ने खदशात का इज़हार किया। तो इस आप पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुई है इसको आप क्या, इनका सवाल है? नहीं, मेरी बात सुने। मीटिंग्स अगर हो रही हैं तो आपको क्या इतराज़ है? मिलने दीजिए, मीटिंग्स चलती रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बताइएगा कि आपने पूछा था कि क्या अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक कर लेगा? जो ये स्टेटमेंट आई है इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ही मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस स्टेटमेंट को या इस स्टेट ऑफ माइंड को या एक ऐसे इंसान को मैं क्या नाम दूं या किस तरह से इसको कंस्ट्रू करूं जिसने इतनी अजीब बात की है। और जो कस्टोडियन, इनको ये पता होना चाहिए कि एक तो ये सिलेक्टेड है, ये अवाम का नुमाइंदा वज़ीर आज़म नहीं है, ये अवाम के रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। इनको अवाम के सर पे चोरी के ज़रिए मुसल्लत किया गया है और इनको किसी ने ये हक नहीं दिया कि अवाम ने अपनी कुर्बानियों के बाद जो एक स्टेटस हासिल किया है एटमी कुव्वत होने का, उसके ऊपर ये कोई कमेंट भी कर सके। ये उसके कस्टोडियन नहीं है। पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है, जो जौहरी प्रोग्राम है, इमरान खान सिलेक्टेड उसका कस्टोडियन नहीं है। उसके कस्टोडियन 22 करोड़ अवाम हैं और उसको अमल में लाने के लिए, उसकी तामीर के लिए आज पाकिस्तान जो एटमी ताकत है उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ कौम ने भी दी हैं, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों ने भी दी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो गए और मियाँ नवाज शरीफ जो एटमी धमाके के जिनके सेहरा जिनके सर है, उन्होंने जिलावतनी उसके लिए बर्दाश्त की। आज तक वो इस चीज़ का निशाना बन रहे हैं। लेकिन मैं एक आपको बता दूं, कश्मीर का तो नाम आपको लेना ही नहीं चाहिए। कश्मीर का सौदा आप करके आए। आप अगर ये समझते हैं कि आप इस किस्म का स्टेटमेंट देकर आप कोई नई डिबेट खड़ी कर देंगे तो आप ये गलत कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है
وہ 22 کروڑ عوام کا اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کا، پاکستان کے نوجوانوں کی حفاظت کا، اس مٹی کی حفاظت کا، اس ملک کی حفاظت کا، اس کی سیکیورٹی کا ضامن ہے. اور اگر وہ ایٹمی پروگرام نہ ہوتا، وہ ایٹامک ڈیٹرنس کریٹ نہ ہوتی، تو آج مسئلہ کشمیر کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو بن سکتے تھے. تو یہ پاکستان کی حفاظت کا ضامن ہے آنے والے وقتوں کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے. اس کے اوپر آپ کو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اس قسم کا بیان دینے کا کوئی حق نہیں. مریم، عمران خان نے جو خواتین کے لباس کے حوالے سے کمنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ریپ کے واقعات خواتین کے لباس کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں، جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے وہ ان اٹ سیلف ایک مجرمانہ سوچ کی عکاس ہے. انہوں نے یہ بات کر کے قوم کو یہ بتایا ہے کہ ان کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر کس قسم کی سوچ کہ وہ حامل رہے ہیں اور کس قسم کی وہ سوچ رکھتے ہیں. آپ سوچیں کہ جو انسان ریپ کو ویلیڈیٹ کرتا ہے یا ریپ جیسے گھنونے جرم کو وہ مجرم کو کہتا ہے کہ مجرم جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے بلکہ مظلوم ذمہ دار ہے، تو ریپ اپولوجسٹ جو ہیں ان کی جان، ان کے جو اس قسم کی سوچ ہے اس سے پاکستان کو آزادی چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میرے دل کو اس لیے تکلیف ہوئی کہ جو چھوٹے بچے زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں، جو چھوٹی بچیاں جیسے وہ زینب تھی، یا وہ جو موٹر وے پہ خاتون جن کا ریپ ہوا، ان کے بچوں کے سامنے، کیا وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کچھ غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے کہ آپ مجرم کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اور مظلوم کو اس کا الزام دے رہے ہیں. اس کے لیے بھی بہت ہی پست سوچ کی آئی تھنک وہ پست سوچ ہے جس کی انہوں نے عکاسی کی ہے. میں اس پہ بھرپور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہوں. آپ کے بارے میں یہ سنا تھا کہ آپ خواتین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں. آج آپ نے جس طرح سے ان ریپ وکٹمز کی توہین کی ہے، آپ سوچیں کہ جن کے والدین کے چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ زینب فار ایگزامپل، اس کا جو ریپ ہوا تھا، قتل ہوا تھا، اس کے والدین یا اور کوئی جو وکٹمز ہیں ان کے والدین کو آج جتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ بجائے اس کو کہ ان کو انصاف ملتا، ان کے بچوں کو یا ان خواتین کی فیملیز کو آج یہ شرم آ رہی ہوگی اور تکلیف ہو رہی ہوگی کہ انہی کو وکٹمز کو آپ نے جو ہے وہ ذمہ دار قرار دے دیا. یہ بہت بری سوچ ہے اور اس کا خاتمہ پاکستان میں ضروری ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک طرف عمران خان جو ہے امریکہ کو اپنی ہوائی اڈے دینے سے انکار کرے اور تمام ہوائی اڈے رکھنے کا انہوں نے کل منظوری کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر میں یہی بات کروں گی کہ آپ نے تو تاریخ کے بلند ترین لیول تک آپ پاکستان کے قرضوں کو لے گئے ہیں اور ان قرضوں کے عوض پورے پاکستان کے اندر مجھے ایک اینٹ بھی آپ دکھا دیں جو آپ نے لگائی ہو. جب آپ پاکستان کی ترقی میں ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کر سکے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ پاکستان کی موٹر ویز کو، پاکستان کے ایئرپورٹس کو جو کہ قوم کی امانت ہے، پاکستان کے بڑے بڑے منصوبوں کو آپ گروی رکھیں؟ اور آپ تو کنٹینر پہ چڑھ کے تقاریر کیا کرتے تھے نا کہ میرے پاس 200 ماہرین کی ٹیم ہے اور ہمارا ہوم ورک مکمل ہے اور ہمارے پاس ہم 9 دن میں تبدیلی لے آئیں گے، ہم 1 مہینے میں تبدیلی لے آئیں گے اور ہمارے پاس ایک پورا پلان ہے. سب سے پہلے تو آپ کا تیسرا بجٹ آپ کے چوتھے وزیر خزانہ نے پیش کیا ہے اور اس کے بعد یہ تھی آپ کی ماہرین کی ٹیم، یہ تھی آپ کا ہوم ورک، یہ تھا آپ کا پلان کہ پاکستان کے جو نواز شریف کی الحمدللہ پاکستان کی خدمت ہے. آپ کہا کرتے تھے کنٹینر پہ چڑھ کر کہ سڑکیں بنانے سے، موٹر ویز بنانے سے، منصوبے لگانے سے ترقی نہیں ہوتی. تو انہی منصوبوں کو آج گروی رکھنے سے کون سی ترقی ہو رہی ہے؟ قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کا جواب دیا جانا چاہیے کہ ہمیشہ ملک جو ہیں وہ منصوبے لگانے کے لیے
कर्जे लिया करते हैं। कर्जे लेकर आवाम की जो अमानत मंसूबे उनको गिरवी नहीं रखा करते। तो मुझे ये बताएं कि कौन आज आपके अताब से बचा है? क्या आपने कौम के लिए छोड़ा है? गरीब की रोटी से लेकर, उनके मंसूबों से लेकर, उनके चैन और सुकून से लेकर, कश्मीर से लेकर, क्या चीज़ आपके नाअहली, नालायकी और मुजरिमाना गफलत से बची है? और आज आप जब कह रहे हैं कि मोटरवेज और जो एयरपोर्ट्स हैं आप उनको गिरवी रखेंगे, तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कौम के लिए इतने बड़े बड़े मंसूबे लगाए कि जिनको गिरवी रखकर आज आप कर्जे लेने की बात करें। तो ये तो इस चीज़ का एतराफ़ है कि नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए इतने बड़े बड़े काम किए। और अभी चंद साल पहले, ज़्यादा दूर नहीं है, 2018 का इलेक्शन से पहले, ये पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली तो 2018 के बाद जब ये नाअहल को मुसल्लत किया गया है उसके बाद शुरू हुई है। उससे पहले आप ये देखें कि 5 साल में यही पाकिस्तान था, यही पाकिस्तान के रिसोर्सेज थे, और नवाज शरीफ ने माशाअल्लाह उन 5 सालों के अंदर, अपने टेन्योर के अंदर इतनी तरक्की पाकिस्तान की लोड शेडिंग के मंसूबे ख़त्म करने के मंसूबे लगाए, इतने बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए बिजली बनाने के 2-3 साल के अंदर, मोटरवेज का जाल बिछा दिया, इतने बड़े बड़े सीपैक के प्रोजेक्ट्स आए पाकिस्तान के अंदर। तो उस वक्त तो पाकिस्तान को गिरवी नहीं रखा हमने, और आज आप नवाज शरीफ के बनाए हुए अवाम के मंसूबों को आप गिरवी रख रहे हैं। पहले तो कौम को वो हिसाब चाहिए कि जो आपने कर्ज़ों के बोझ के नीचे, तारीखी कर्ज़ों के बोझ के लिए नीचे कौम को दबा दिया है, पहले तो उसका हिसाब दें कि वो कर्ज़े आपने खर्च कहाँ किए हैं। और ये कर्ज़े जो आप ले रहे हैं, ये माफियाज और कार्टल्स को नवाजने के लिए, आपको पता है ना, शुगर माफिया, आटा माफिया, दवाई माफिया, LNG माफिया, और ये जो रिंग रोड के आपके सामने स्कैंडल आया है कि अपने ही लोगों को, अपने ही वज़रा को नवाजा है। उन्होंने 1400 कनाल वहाँ पर ज़मीन बेची है, ख़रीदी है, और उसको उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। और जब वो बात मंजर आम पे आती है तो आप रातों रात अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो पार्टी के अरकान हैं, ओहदेदार हैं, हुकूमत के ओहदेदार हैं, आप उनको रातों रात मुल्क से फरार करा देते हैं। तो इन कार्टल्स के लिए, इन माफियाज के लिए आपने कर्जे लिए, शर्म आनी चाहिए। मैडम, खबरें आ रही है कि चार बैंकों ने जो कर्जे हैं बास शख्सियात के वो माफ कर दिए और वो अरबों रुपए में बनते हैं। तो इसमें मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है कि तहकीकात होनी चाहिए? सॉरी, आप जरा फिर बताइए। 4 ऐसे बैंकों ने जो बासर शख्सियात के जो कर्जे हैं जो अरबों रुपए में बनते थे उनको माफ कर दिया है मौजूदा दौरे हुकूमत में। तो क्या मुस्लिम लीग नून का तहकीकात? मैंने अभी आपको यही बात की कि जो उनको हुकूमत को चलाने में, हुकूमत को, ये मरी हुई हुकूमत को जो वफात पा चुकी हुई है बहुत साल पहले, उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको चलाने के लिए उनको जिन जिन कंधों की ज़रूरत है, जिन जिन लोगों की ज़रूरत है, उनको बचाने के लिए वो पूरे पाकिस्तान को दाव पे भी लगा सकते हैं, उसके असासे गिरवी भी रख सकते हैं। लेकिन उनको, चाहे वो पिज़्ज़ा बनाता हो या वो रिंग रोड का कोई हो, उसको, या वो कोई आटा या चीनी माफिया का, उसको NRO देने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी गिरती हुई हुकूमत बरकरार रहे। लेकिन पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के लोग रोटी से लेकर, गैस से लेकर, बिजली से लेकर, पेट्रोल से लेकर, और अब वो इस किस्म की चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो ये हुकूमत, अल्लाह ताला इसकी जान जल्दी पाकिस्तान से छुड़ा दे ताकि लोग सुकून का सांस लें इंशाल्लाह। का ये कहना है कि वो पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश है, उसमें बैठे लोग गैर पार्लियामानी लोग हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, इस हुकूमत का ना पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक है, ना पार्लियामेंट की किसी भी चीज़ से उनका ताल्लुक है। ये मुसल्लत शुदा लोग हैं, ये पार्लियामेंट में पैराशूट के ज़रिए आए हैं, लाए गए हैं। इसलिए मैं इनको पार्लियामेंट की किसी भी चीज़ में या मुंतखब हुकूमत नहीं समझती, या इनको डेमोक्रेसी में हिस्सेदार नहीं समझती, या ये पार्लियामेंट में स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। इनके स्टेक्स कहीं और जुड़े हुए हैं। इनको पार्लियामेंट के बारे में बात करने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि अवाम का वोट चोरी करके अवाम के सिरों पे मुसल्लत है, जिनकी वजह से आज अवाम जो है वो पिस गई। आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कौन लीड करेगा?
मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जी। लास्ट क्वेश्चन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हैं, मुझे भी गुफ्तगू जब करनी होती है तो मैं शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू करती हूँ, उन्हीं से इजाज़त लेती हूँ। तो अगर वो पार्टी प्रेसिडेंट से बात करेंगे तो सही करेंगे, क्योंकि वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मैडम मियां साहब कब पाकिस्तान आ? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ़्लाइट से बुलाती हूँ।